बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम कैश बुक के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैश बुक क्या चीज़ होती है। ठीक है, और कैश बुक के अंदर किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है उस चीज़ को भी हम ज़रा देखेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैश बुक में और कैश अकाउंट के अंदर क्या फ़र्क है ना। फिर उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस टू प्रिपेयर अ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बनाने के क्या एडवांटेज होते हैं एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक उसका स्पेसिमन, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ वो कैश बुक से मुतल्लिक़ कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो उनके हवाले से हम ज़रा देखेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों को हम इलस्ट्रेशंस की मदद से देखेंगे और इस चीज़ को हम वो देखेंगे कि एक कैश बुक के अंदर किस तरीके से जर्नल एंट्रीज़ को पोस्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कैश बुक क्या चीज़ है। कहता है अ कैश बुक इज़ अ फाइनेंशियल जर्नल। ठीक है, कैश बुक क्या चीज़ है, एक फाइनेंशियल जर्नल होता है दैट कंटेन्स ऑल कैश रिसीट्स, जिसके अंदर तमाम कैश की जो रसीट्स होती हैं वो होती हैं, और डिसबर्समेंट और उसकी जो पेमेंट्स होती हैं वो उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसके हवाले से इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट्स और कैश विड्रॉल्स बैंक विड्रॉल्स। ठीक है, यानी कि बैंक के ज़रिए के अंदर जो हम पैसा जमा करवाते हैं या जो वहाँ से निकलवाते हैं उनकी हम इसके अंदर एंट्रीज करते हैं। अ कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द जनरल लेजर। ठीक है, सब्सिडरी से मुराद ये चीज़ होती है कि नॉर्मली कंपनीज के अंदर कैश अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, और अगर कारोबार थोड़ा बड़े पैमाने के ऊपर हो तो फिर हम क्या करते हैं कि कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश या बैंक से मुतल्लिक़ जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम सेपरेटली उसके लिए एक अलहदा एक रजिस्टर वो बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कैश बुक का नाम देते हैं। ठीक है, इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ पीरियड आर रिकॉर्डेड, जिसके अंदर हम तमाम जितनी कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। अ कैश बुक इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप जहन में बिठा लें कि अकाउंटिंग के अंदर तमाम ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं, चाहे वो कैश बुक के अंदर हों, चाहे वो किसी भी किस्म के जनरल लेजर या जर्नल के अंदर हों, तो वो तमाम जो होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मुताबिक होती हैं। क्रोनोलॉजिकल क्या मीनिंग होता है इसका मतलब ये होती है कि जिस डेट को जौन सी ट्रांजैक्शन पहले अकर होती है, पहले वकूफ़ पज़ीर होती है, उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड द बैलेंस इज अपडेटेड एंड वेरीफाइड ऑन कंटिन्यूस बेसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बैलेंस को वेरीफाइड करते हैं कंटिन्यूस बेसिस के मुताबिक। ठीक है, A larger organizations usually divide the cash book into two parts, the cash disbursement journal and cash receipt journal। ठीक है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं कि पेमेंट के हवाले से एक अलहदा बना लेती हैं और कैश रिसीट के अलहदा से एक बना लेती हैं। ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उसके अंदर वो एक ही जगह पर वो रिसीट और पेमेंट की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कर रही होती हैं। A cash book differs from a cash account in that it is a separate ledger in which cash transactions are recorded। ठीक है ना, ये एक सेपरेट लेजर होता है कैश अकाउंट के मुताबिक, जिसके अंदर हम वो कैश की ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश अकाउंट क्या होता है, वो एक जनरल लेजर होता है। ठीक है, देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ कैश बुक, जिसके अंदर हमने पीछे भी डिस्कस किया कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग इन अ कैश बुक, ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ कैश हैव टू साइड्स, डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, ऑल कैश रसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड के ऊपर हम नॉर्मली वो कैश रसीट साइड लेते हैं, और
जो पेमेंट साइड होती हैं वो हम राइट साइड के ऊपर जो है वो नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड शोज द बैलेंसेज ऑफ द कैश इन हैंड। ठीक है, दोनों साइडों का जो एक डिफरेंस होता है वो उसका बैलेंस होता है, वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का कैश का नॉर्मली जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस ही होता है, जो कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। ठीक है, द कैश बुक इज सेटअप इन कॉलम। ठीक है, कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। देयर आर 3 कॉमन वर्जन्स ऑफ द कैश बुक, सिंगल, डबल और ट्रिपल कॉलम। ठीक है, द सिंगल कैश बुक जो है उसके अंदर है हम सिर्फ रसीट और पेमेंट कैश की जो है वो डील करते हैं। डबल के अंदर जो होता है कैश, रिसीट और पेमेंट एज वेल एज हम डिटेल जो बैंक की होती हैं, ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो भी हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ट्रिपल कॉलम के अंदर साथ में एक डिस्काउंट का कॉलम जो होता है वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैश बुक एंड अ कैश अकाउंट? ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि कैश बुक क्या चीज़ होती है कि इसके अंदर हम तमाम जितनी भी कैश की या बैंक की या डिस्काउंट से मुतल्लिका जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जबकि कैश अकाउंट जो होता है वो उसके अंदर जो होता है हम जो है वो भी होता तो कैश की, इसी कैश की ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन वो एक जनरल लेजर के हवाले से होता है और वो किसी फ्यू डेज जो है मुख्तलिफ तरीकों से उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से उसमें जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, अ कैश बुक इज़ अ सेपरेट लेजर। कैश बुक जो होता है वो एक उसको हम अलहदा एक लेजर बना लेते हैं, जबकि जो है कैश अकाउंट के अंदर जो होता है वो हम जनरल लेजर के अंदर ही हम कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर रहे होते हैं। अ कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ द जनरल और लेजर। ठीक है, कैश बुक के अंदर हम इसकी जनरल का भी वो पर्पस सॉल्व कर रहे होते हैं और लेजर का भी, जबकि कैश अकाउंट जो होता है वो एक लेजर अकाउंट होता है सिर्फ जो है। ठीक है, डिटेल और नरेशंस अबाउट द सोर्सेज। कैश बुक के अंदर जो होती है वो इसकी जो नरेशन होती है वो उसके साथ में हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो उसको हम रिक्वायर्ड करते हैं, जबकि कैश अकाउंट के अंदर उसकी नरेशन जो होती है वो ज़रूरी नहीं समझी जाती। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू प्रिपेयर अ कैश बुक। कैश बुक के क्या फ़ायदे हैं? नंबर वन, एक तो इसका डेली जो कैश रिसीट या कैश पेमेंट जो होती है उसकी वो हमें इजीली हम उसको असरटेन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कैश इन हैंड एट एनी टाइम कैन इजीली बी असरटेन्ड थ्रू कैश बुक बैलेंसेस। ठीक है, कि हम हमारे पास मौजूदा कैश की क्या पोजीशन है उसको हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर एनी मिस्टेक इन द बुक कैन इजीली बी डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो तो वो इसमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ, एनी डिफॉल्केशन ऑफ मनी कैन बी डिटेक्टेड वाइल वेरीफाइंग कैश। किसी किस्म की कैश के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट या और किसी किस्म का कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है उसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंस कैश इज़ वेरीफाइड डेली, जिसकी इसकी वजह क्या है कि कैश जो हम डेली बेसिस के ऊपर वेरीफाई करते हैं और कैश बुक जो होती है उसको हम हमेशा अप टू डेट रखते हैं। ठीक है, ये इसका सिंगल कॉलम कैश बुक का एक स्पेसिमन है, जिसके अंदर सबसे पहला कॉलम जो है डेबिट साइड के ऊपर जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो डेबिट के लिए, दूसरा पार्ट क्रेडिट के लिए होता है। डेबिट पार्ट में जितने कॉलम्स होते हैं उतने ही क्रेडिट साइड पे होते हैं। ठीक है, जैसे डेबिट साइड पे डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर में जो हम रेफरेंस नंबर लिखते हैं, यहाँ पे वॉचर नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे लेजर फॉलियो जो है जिधर से हम ट्रांजैक्शंस को लेके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होता है और यही कॉलम जो होते हैं वो क्रेडिट साइड पर भी पेमेंट के लिए लिखे जाते हैं। डेबिट साइड पर हम रसीट लिखते हैं, पेमेंट क्रेडिट साइड पर हम नॉर्मली पेमेंट को लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर तमाम कॉलम जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ इसके अंदर दो कॉलम्स जो होते हैं वो उनका इजाफा किया जाता है। एक कॉलम जो होता है बैंक अकाउंट का वो डेबिट साइड पर उसका इजाफा किया जाता है और उसी बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड पर इजाफा किया जाता है। डेबिट साइड वाला जो कॉलम होता है बैंक अकाउंट का वो रिसीट को शो करता है बैंक के अंदर, और क्रेडिट साइड पे जो बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का जो कॉलम है वो पेमेंट को शो करता है।
ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर जो है एक और मजीद कॉलम का इजाफा हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट का कॉलम। ये यहाँ पर जो डिस्काउंट का कॉलम बनाया गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर 3 कॉलम होते हैं, एक डिस्काउंट का, दूसरा कैश का, तीसरा बैंक अकाउंट का। ये सेम कॉलम जो होते हैं वो क्रेडिट साइड पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी तमाम कॉलम जो होते हैं वो सेम पाए जाते हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज के ऊपर अब हम आते हैं। इसके अंदर जो जनरल एंट्रीज जो कैश से मुतल्लिका की जाती हैं, कैश बुक से मुतल्लिका, वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है। नंबर 1 यानी कि जब हम जो है ट्रीटमेंट अगर कोई चेक का होता है तो उसको 3 तरह से हम ट्रीट करते हैं। एक होता है उसको हम या तो हम बैंक में जमा करा देते हैं, दूसरा जो है उसको हम इंडोर्स करते हैं, यानी कि इंडोर्स का मतलब होता है किसी और शख्स को आगे हमने चेक दे दिया। तीसरा होता है कि एक चेक हमें जो मिला है उसको हम ओवर द काउंटर जाके इन कैश करवा लेते हैं। अब इन तीनों के हवाले से अलहदा एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है। पहली जो है एंट्री कि अगर हमें चेक मिलता है, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, कि अगर हमें एक चेक मिला किसी से और अगर हमने उसको उसी दिन जो है उसी डेट में हमने किसी बैंक में जाकर जमा करा दिया, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जिस शख्स से हमें चेक मिला होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। बैंक को हमने डेबिट किया इंक्रीज इन एसेट के तौर पर, और मिस्टर एक्स जो है यहाँ पर जो है डिक्रीज इन डेटर के तौर पर जो है हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब इसका दूसरा एक तरीका है, वो ये चीज़ होता है कि अगर आपको एक चेक मिला है, इफ़ अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, आपको किसी डेटर से एक चेक मिला एंड डिड नॉट डिपॉजिट ऑन द सेम डे, लेकिन आपने उसको बैंक में उसी दिन जमा नहीं कराया, तो फिर आप उसकी एंट्री क्या करते हैं, तो फिर आप उसको कैश ट्रीट करते हैं, उसको अपने चेक ट्रीट नहीं करते बल्कि कैश ट्रीट करते हैं। तो उसको कैश के हवाले से कैश को डेबिट कर देते हैं इंक्रीज इन एसेट के तौर पर, और जिससे आपको मिला होता है उसको हम डिक्रीज इन डेटर के तौर पर क्रेडिट कर देते हैं। अब जब उससे अगले दिन या नेक्स्ट डे या दूसरे तीसरे या जब भी आप उसको बैंक में जमा कराएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इस कैश को जब आप जमा कराएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक इंक्रीज इन एसेट के तौर पर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस के हवाले से हम क्या एंट्री पास करते हैं कि अगर कोई बैंक हमसे चार्जेस वसूल करता है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पर बैंक चार्जेस को डेबिट कर देते हैं, और हमारे बैंक से चूंकि पैसे काटे जा रहे थे अकाउंट में से, तो हम उसको बैंक को डिक्रीज इन एसेट के तौर पर क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमें एक चेक मिला और वो हमने चेक बगैर कि इन कैश की अपना उसको हमने किसी दूसरे शख्स को हमने इंडोर्स कर दिया, तो फिर हम उसकी क्या ट्रांजैक्शन पास करते हैं कि उसको हम कैश जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि एक चेक अगर जब हमें मिले और हम उसको उसी दिन बैंक में ना जमा कराएं तो हम उसको कैश तस्वर करते हैं। तो यहाँ पर समझ लें हमने इसको कैश तस्वर किया, कैश को डेबिट कर दिया, और जिस शख्स से हमें चेक मिला है उसको हमने क्रेडिट कर दिया डेटर डिक्रीज इन डेटर के तौर पर। अब अगर वही कैश हम किसी और को दें या इंडोर्स करेंगे चेक को, तो यहाँ पर मिस्टर आसिफ को हम डेबिट कर देंगे जिसको हमने दिया, ठीक है, डिक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पर, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसको डिक्रीज इन एसेट के तौर पर हम क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट एक चीज़ और भी जहन में बिठा लें, ठीक है, कि अगर चेक आप जो है किसी को इंडोर्स कर देते हैं तो यहाँ पर जो है क्या नाम है, अगर आपने सेम डे उसको इंडोर्स किया तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को डेबिट और इसी तरीके से बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन कैश ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक, अगर आपने उसको बैंक में गए और आपने जाकर वहाँ से इन कैश करवा लिया, उसके बदले में आपने कैश ले लिया, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, कैश को अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो है जिसने आपको चेक दिया था उसको आप जो है क्रेडिट कर देंगे डिक्रीज इन डेटर के तौर पर, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की एंट्रीज हैं, थोड़ा सा इनको हम मज़ीद आगे जाके भी देखते हैं कि इफ डिपॉजिटेड चेक इन टू द बैंक एंड रिटर्न डिसऑनर, डिसऑनर को समझ लें, डिसऑनर का मतलब होता है मुस्तरिद हो जाना, ठीक है, कि एक चेक जो है वो आपने बैंक में जमा कराया, ठीक है, लेकिन बैंक ने उसको किसी वजह से वापस कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि ये चेक काबिल इस्तेमाल नहीं है,
तो फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास जो है, जब आपको किसी ने चेक दिया तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जिसने चेक दिया था डिक्रीज इन डेटर के तौर पर आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अब यही चेक जब आपको बैंक ने मुस्तरद कर दिया, तो फिर आपने क्या किया, जिस शख्स को आपने डिक्रीज इन डेटर के तौर पर क्रेडिट किया था, उसको आपने दोबारा अपने लिए एक एसेट बना लेना इंक्रीज इन डेटर के तौर पर। और यहाँ पर जो चेक आपको मिला था उसको आपने ऊपर जो है पहले इंक्रीज इन एसेट किया था, तो यहाँ पर सेम, चूंकि वो चेक जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो आपने उसको चेक को जो है वो डिक्रीज इन एसेट के तौर पर कारोबार से निकाल दिया, समझ लें। ठीक है। अब आपने एक वही चेक जो आपने किसी दूसरे शख्स को दिया था और वो मुस्तरद हो जाता है, तो क्या आप एंट्री करते हैं, जब आपको मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, जिससे मिला उसको आपने क्रेडिट कर दिया, जिसको आपने दिया उसको आपने डेबिट कर दिया, और जिस चेक कैश आपके पास से गया तो डिक्रीज इन एसेट के तौर पर आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अब जब ये चेक जो है वो जब आप मुस्तरद हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, आप यहाँ देखें, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो एंट्री आपकी क्या बन जाती है, वही कि यहाँ पर जो है एंट्री पहले आपकी बन रही थी, नई अकाउंट डेबिट हो रहा था और अमजद अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा था। ठीक है। अब वो इस एंट्री का रिवर्स एंट्री पास होगी कि अमजद अकाउंट आपका डेबिट हो गया, यानी कि इंक्रीज इन डेटर के तौर पर, और नईम जिसके पैसे आपने देने हैं इसको आपने अपना दोबारा क्रेडिटर बना लिया। ठीक है, इंक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पर। नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन हमारे पास आ जाती है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगर हम बैंक में कैश अपना जमा करवाएंगे तो क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट के तौर पर बैंक अकाउंट डेबिट, और डिक्रीज इन एसेट के तौर पर कैश इन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट हमारे पास आएगा तो कैश को डेबिट कर लिया, बैंक अकाउंट हमारे पास से गया तो, या डिक्रीज इन एसेट के तौर पर बैंक को हम क्रेडिट कर लेंगे। अगर हम कारोबार का मालिक जो है वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए वो बैंक से पैसे निकलवाता है, तो ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पर, और हमारे एसेट में से कमी हो रही है बैंक के ज़रिए से तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ डेटर, अगर कोई ऐसा शख्स जिससे आपने पैसे लेने थे और वो पैसे आपके वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जब ट्रांसफ़र वो कर देता है, तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है, और जिस शख्स से आपको पैसे मिले हैं उसको आपने क्रेडिट कर देना है डिक्रीज इन एसेट के तौर पर, डिक्रीज इन डेटर के तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ जाती है स्टॉपिंग पेमेंट ऑफ चेक इशूड, कि जब आपने एक इशू किया था चेक, अब आपको उसकी पेमेंट स्टॉप करवानी पड़ रही है, तो जब आप इशू करेंगे तो जिसको आपने इशू किया उसको आपने डेबिट कर दिया डिक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पर। ठीक है। और बैंक आपसे के पास से गया जब आपने इसको इशू किया डिक्रीज इन एसेट के तौर पर। ठीक है। अब जब वही चेक आपने उसकी पेमेंट स्टॉप करवाई, तो आपके पास जो है वही आपने बैंक को इस एंट्री का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मिस्टर फैसल को हमने डेबिट किया था, यहाँ पे मिस्टर फैसल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, स्टॉप पेमेंट के तौर पर। अब अगर बैंक हमसे हमने जो बैंक में डिपॉजिट अपना रखवाया उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट के तौर पर हम बैंक को डेबिट कर देंगे, और इंक्रीज इन इनकम के तौर पर हम बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अगर हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर क्या चीज़ होती है कि हमने अपने बैंक को एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि एक मखसूस डेट को हमने जो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरना होता है वो हमारे अकाउंट से उसकी पेमेंट कर दी जाए। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कोई भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि इंश्योरेंस प्रीमियम है, कोई फीस भी हो सकती है, कोई आपकी कोई किसी भी किस्म की कोई टैक्स की पेमेंट या कोई और कोई चीज़ हो सकती है कि आपने उसको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं अपने बैंक को कि फ़लान टाइम के ऊपर एक फ़लान जो डेट आती है उसको वहाँ से उस डेट को पेमेंट कर दी जाए फ़लान को, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत आपने इंश्योरेंस प्रीमियम की बैंक ने पेमेंट की,
तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसको आपने डेबिट कर दिया इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पर, और डिक्रीज इन एसेट के तौर पर बैंक को क्रेडिट कर दिया आपने, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आपने किसी जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ से आपको कोई मुनाफा होता है, कोई डिविडेंड मिलता है, तो जब डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड इंक्रीज इन इनकम के तौर पर आप उसको क्रेडिट कर देंगे, और जिस शक्ल में कैश में आया तो कैश को डेबिट करेंगे, और अगर बैंक के ज़रिए से पेमेंट हुई है तो बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से लोन लिया था, कोई ओवरड्राफ्ट पेमेंट आपने ली हुई थी, उसके ऊपर बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप इसको डेबिट कर देंगे, और आपके कारोबार से बैंक अकाउंट से पैसे उतने जाएंगे तो आप उसको उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये पीछे हमने जो एंट्री सीखी हैं, अब हम इस चीज़ की थोड़ी सी आगे जाके हम इन चीज़ों की थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं कि एक कैश बुक जो होती है वो किस तरीके से बनती है। अब मैं यहाँ पे जो एक इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन है जो एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक को शो करवा रही है। इसके अंदर हम जो है यहाँ पे सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है इसमें वो है कैश इन हैंड, ठीक है। कि कैश की शक्ल में हमारे पास 20,000 है, कैश एट बैंक हमारे पास जो है वो 15,000 है, फिर चीज़ें हमने सेल की हैं, तो ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 4,500 रुपये की चीज़ें परचेज की हैं, गुड्स बॉट फॉर कैश, तो ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, बॉट गुड्स फॉर परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से जो है क्या नाम है 8 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर फ़ारूक से हमने चेक वसूल किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 9,800, 9,800 रुपये हमने उससे लेने थे, और उसने हमें कितने दिए, 9,650 रुपये, एक हमारी सेटलमेंट उससे हो गई फुल, ठीक है। और हमने बैंक में जमा करवा दिया उसी दिन समझ लें, ठीक है। तो इसको हमने क्या तस्वर करना है, जब हमने लास्ट टाइम एक रूल पढ़ा कि जब एक चेक हमें किसी जगह से मिलता है और हम उसको उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं तो हम उसको कैश तस्वर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसीव्ड अ चेक नहीं, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट जितना यहाँ पे 9,800 रुपये हमने लेने थे, सेटलमेंट हमारी कितने में हुई, 9,650 रुपये की, तो 250-300 रुपये जितना भी हमारा यहाँ पे जो एक लॉस हमें हुआ वो हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पर, और बैंक अकाउंट को यहाँ पे मिस्टर फ़ारूक को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यही अमाउंट जो है वो जब बैंक में जमा हुई तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया, सही है। यहाँ पर जो जब हमने उसी दिन जमा करवाना होता है तो उसको हम कैश तस्वर नहीं करते बल्कि बैंक अकाउंट तस्वर करते हैं, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, डिस्काउंट को उनको डेबिट किया, और मिस्टर फ़ारूक को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, पेड टू जुल्फ़कार से हमने 5,000 रुपये कैश उसको जो है अदायगी की है, चेक 4,700 का हमने उसको दिया, 5,000 की सेटलमेंट हुई हमारी समझ लें, जिसके बदले में हमें इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, 4,000 का जो है हमने उन फुल सेटलमेंट उसको हमने दे दिया, ठीक है। 5,000 रुपये टोटल हमने उसको नकद अदायगी दी, कैश की फॉर्म में की, और 4,700 रुपये का हमने उसको चेक दे दिया, यानी कि आधे पैसे हमने बैंक के ज़रिए से दिए और आधे हमने कैश की फॉर्म में दिए। तो सेटलमेंट कितने की हुई, 10,000 रुपये की, इसका मतलब है कि 300 रुपये हमें डिस्काउंट मिला। तो इसकी हम क्या ट्रांजैक्शन पर पास करेंगे, जुल्फ़कार जिसको हम अदायगी कर रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट हमारे पास से जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, इसी तरीके से बैंक अकाउंट जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और 300 रुपये जो हमें जो फ़ायदा हुआ है डिस्काउंट की शक्ल में तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे इंक्रीज इन इनकम के तौर पर, ठीक है। इनकी हम आगे जाके पोस्टिंग देखते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट आपके साथ में जनरल इंक्रीज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर कलीम से हमने कैश वसूल किया 4,900 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 5,000, ठीक है। कि 5,000 रुपये हमने उससे लेना था, 4,900 रुपये हमने लेकर अपना केस जो है वो वाइंड अप कर दिया, फुल सेटलमेंट हमारी हो गई। तो कैश हमने डेबिट हुआ हमारे पास इंक्रीज इन एसेट के तौर पर। इसी तरीके से जो हमें 100 रुपये का नुकसान हुआ, यानी कि हमने उसको छोड़ दिए जो 100 रुपये, ठीक है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, और
सलीम से जो हमने उससे डेटर था वो हमारा, उसने जब हमें पेमेंट कर दी तो वो हमारा डिक्रीज इन एसेट हो गया, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। फिर इसी तरीके से पेड कैश टू अदनान 1950 रुपये। ठीक है। इन फुल सेटलमेंट क्लियरेंस ऑफ 2000 रुपये, 2000 रुपये के हमने उससे लेना था, सॉरी उसको अदायगी करनी थी, और 1950 रुपये देकर हमारी जान छूट गई। तो ये भी सेम वही ट्रांजैक्शन जैसे वहाँ पे होती हैं। ठीक है। तो ये इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इसके आगे वाली भी ट्रांजैक्शन है, जिसके अंदर जो है रिसीव द चेक फ्रॉम आसिम तोफैल 3900 रुपये हमने उसे लिए। फुल सेटलमेंट कितने की हुई? 4000 रुपये की। ठीक है। ये मैं पीछे ट्रांजैक्शन जो है वो एंट्रीज इनकी डिस्कस कर चुका हूँ, इस वजह से मैं अब यहाँ पे एंट्रीज नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाती है। ठीक है। आसम तोफैल चेक इंडोज टू क्रेडिटर, हमने आसम से जो चेक लिया था यहाँ पर, ये जो 20 तारीख को लिया था, वही हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने क्रेडिटर को। ठीक है, आकिफ को। तो यहाँ पर जो है फुल सेटलमेंट कितने की हुई? 4050 रुपये की। ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसको हमने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि ये जो हमने 4000 रुपये का जो चेक था हमें मिला। ठीक है। 3900 रुपये जब हमने लिया था, तो उसके बदले में हमने जो है वो 100 रुपये हमें छोड़ना पड़ा था, नुकसान यहाँ पे हुआ था। ठीक है। अब हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी आकिफ को। ठीक है। और फुल सेटलमेंट 4050 रुपये की हुई, यानी कि 3900 रुपये हमने देकर 4050 रुपये अपने क्लियर करवाए। ठीक है। तो आकिफ को डेबिट कर देंगे, और वही जो कैश हमें मिला यहाँ पर उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, ये बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी कि उसने हमें फ़ायदा पहुंचाया, हमने जो डिपॉजिट वहाँ पर रखवाया हुआ है उसके बदले में हमें वहाँ से मिले हैं पैसे। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, बैंक ने हमें बैंक चार्जेस हमसे क्लेम किए हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इनकी पोस्टिंग थोड़ी सी देखते हैं। ये देखें जी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर 3 कॉलम बन गए। पहला डेट पर्टिकुलर, फिर उसके बाद जो है ये आगे वाचर नंबर और लेजर फॉलियो, उसके बाद ये डिस्काउंट का कॉलम है, और कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रेडिट साइड है। ठीक है, पेमेंट वाली साइड। अब इसमें जो पीछे हमने एंट्रीज की हैं, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, तो सबसे पहले तो जो बैलेंसेज आ गए वो हमारे डेबिट बैलेंस जो थे वो हमने यहाँ पे नोट कर दिए, कैश का कैश की जगह पर, बैंक का बैंक की जगह पर। फिर इसी तरीके से पीछे ये देखें, तीसरे नंबर पर जो ट्रांजैक्शन थी, कैश टू सेल्स अकाउंट, इसकी एंट्री बनी थी। ठीक है ना। तो कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा था, तो ये देखें यहाँ पर डेबिट साइड पर ये देखें 4000 रुपये डेबिट हो रहा है। ठीक है, इस जगह पर। अगर आप पीछे देखें फिर नेक्स्ट परचेजेज अकाउंट फॉर कैश, तो परचेज जो है वो चीज़ें की जा रही हैं कैश के बदले में, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो यानी कि पेमेंट हम कर रहे हैं कैश के ज़रिए से, तो क्रेडिट साइड पर इसकी मिलेगी अमाउंट। ये देखें कितनी अमाउंट है, 4500 रुपये, सॉरी 9000 रुपये। तो ये देखें यहाँ पर 9000 रुपये की पेमेंट ये मिल गई। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है नेक्स्ट इसकी ट्रांजैक्शन है, रिसीव द चेक फ्रॉम फ़ारूक से जो हमें चेक मिला और हमने उसको बैंक में जमा करा दिया, तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया और डिस्काउंट को डेबिट किया और फ़ारूक को क्रेडिट किया। ठीक है। तो बैंक अकाउंट को जो डेबिट किया, ये देखें यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, 9650 रुपये से, और 150 रुपये जो डिस्काउंट मिला वो हमने उसको डेबिट साइड पर किया। ठीक है। और रेफरेंस के तौर पर फ़ारूक जो है वो क्रेडिट हो रहा था, तो फ़ारूक को हमने क्रेडिट कर दिया। इसकी हम सेम पोस्टिंग वैसे ही करते हैं जैसे हम जनरल लेजर बनाते वक्त जो है किसी भी लेजर अकाउंट के अंदर हम किसी भी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ें हैं जो आपने जनरल लेजर के अंदर डिस्कस की हैं। सिर्फ फ़र्क क्या चीज़ है, फ़र्क ये है कि आपने जिस जगह पर कैश या बैंक अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन होंगी उनको आपने सेपरेट निकाल कर एक रजिस्टर के ऊपर नोट करना होता है, उस चीज़ को हम जो है वो कैश बुक का नाम देते हैं। ठीक है।
अब इसके अंदर यहाँ पर जो है अगर आप ट्रांजैक्शन वाइज जो है एक एक ट्रांजैक्शन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू जुल्फकार, जुल्फकार को आपने अदायगी की है। अब ये पेमेंट साइड पर आएगी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें जुल्फकार की पेमेंट जो है, ठीक है। कितनी पेमेंट की थी? 4,700 रुपये आपने बैंक के ज़रिए से पे किए, 5,000 रुपये कैश के ज़रिए से पे किया और 300 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है इसके अंदर पोस्टिंग करना और इन चीज़ों को समझना, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगर आप पीछे ट्रांजैक्शन को देखें, कैश रिसीव फ्रॉम क्लीन, क्लीन से आपने कैश वसूल किया, कितना? 4,900 रुपये का। तो अब ये हम आपको वसूली हो रही है, रिसीव साइड पर आएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये देखें क्लीन से आपको पैसे मिले 4,900 रुपये और 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। आपको छोड़ने पड़े, नुकसान हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर आप आगे चले जाएं, ये देखें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर के अदनान, उसको आपने अदायगी की है 1950 रुपये की 17 तारीख को, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपने 2,000 रुपये की जो है उससे क्लियरेंस करवाई। तो इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर जो है ये देखें अदनान को आपने अदायगी की, ठीक है, 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिला और 1950 रुपये की सेटलमेंट हुई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है। फिर उसके बाद जब ये तमाम ट्रांजैक्शंस मुकम्मल हो जाती हैं तो आप जो है सबसे पहले आप डेबिट साइड का जो है वो टोटल करते हैं, क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंसेस जो होते हैं कैश बुक का वो डेबिट होता है। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं वो साइड आपकी बड़ी होती है। तो जो बड़ी साइड होती है उसका सबसे पहले आप टोटल करते हैं, उसमें से आप माइनस करते हैं जो आपकी अपोजिट साइड यानी कि पेमेंट साइड होती है। जितनी भी अमाउंट्स होती हैं उनको आप ऐड करते हैं या उसमें से माइनस करते हैं। रिमेनिंग जो चीज़ बच जाती है वो आपका बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। ये आपका बैलेंस आ गया। एक चीज़ आप ध्यान से स्टूडेंट समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कैश का और बैंक अकाउंट का बैलेंस निकलेगा। जो डिस्काउंट होता है इसका हम बैलेंस नहीं करते, ठीक है ना। ये जस्ट रेफरेंस के लिए अमाउंट्स लिखी जाती हैं, तो इनकी बैलेंसिंग फिगर्स यहाँ पे नहीं निकाली जाती, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपका यहाँ पर जो है एक लेक्चर है जिसको आपने थोड़ा सा समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसी के बेस के ऊपर आगे हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है वो हर कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कैश बुक जो है तमाम जितने भी कारोबार होते हैं उन सब के अंदर बनाई जाती है, चाहे वो जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस कर रहे हों, चाहे वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस कर रहे हों, ठीक है। चाहे वो एक छोटी सी दुकान वाला जो शख्स होता है वो भी अपनी कैश बुक बना रहा होता है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको ज़ुबानी कलामी बना रहे होते हैं और कुछ लोग उसको रजिस्टर्स की शक्ल में और कुछ लोग उसको जो है वो कंप्यूटराइज फॉर्म में बना रहे होते हैं, ठीक है। किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो होती है वो कैश बुक बन रही होती है। तो एक चीज़ को आप लोग जो है ध्यान से समझ लें कि कैश बुक जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब ये कैश बुक जो होती है ये हम लोग घरों में भी बनाते हैं, ठीक है। हर बंदा अपनी जो किसी जगह से को पैसे मिल रहे होते हैं उसको भी वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहा होता है, और जो वो किसी जगह पे को अदायगी कर रहा होता है तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है आपने ध्यान से समझना। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत जो है वो कह लें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं डिस्कशन बोर्ड में जाकर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और जो है ध्यान से डिटेल के साथ स्टडी करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों को जो है टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।